अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम, इसके चैप्टर माहौली हुस्न इंतज़ाम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का हम इस सबक की शुरुआत करने वाले हैं। हम इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो माहौली निज़ाम, माहौल और माहौली निज़ाम का ताल्लुक़, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनव्वु। हयात यानी ज़िंदगी, हयाती यानी ज़िंदगी का, और तनव्वु के माने होते हैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होना। तो हयाती तनव्वु का मतलब होता है कि ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाना। हयाती तनव्वु के हसास इलाक़े, तो ये टॉपिक हम यहाँ इस सबक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ज़रा याद कीजिए कि उन्वान से एज ए रिवीजन कुछ सवालात पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, माहौली निज़ाम किसे कहते हैं और इसके मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं? तो ये माहौली निज़ाम, जैसा कि अब अगले पेज में भी इसकी डिटेल्ड आपको आने वाली है। 9th में खाका दिया हुआ था, वो आपको खाका नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करना है। तो माहौली निज़ाम जो है हयाती और गैर हयाती अज्जा के आपसी तामुल से या बाहमी अमल से जो निज़ाम तैयार होता है उसे कहते हैं माहौली निज़ाम। और इसके अज्जा जो होते हैं वो हयाती और गैर हयाती अज्जा होते हैं। हयाती में जो जानदार अज्जा हैं वो आ जाते हैं, जैसे नबातात और हैवानात, और गैर हयाती अज्जा में जैसे कि चट्टानें, पहाड़, पानी, सूरज की रोशनी वगैरह, ये सब गैर हयाती अज्जा में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सारिफिन की कौन कौन सी अक़साम हैं? तो ये अक़साम अमली तौर पर किस पर मुनहसिर होती हैं? अब देखिए, सारिफ़ यानी होता है इस्तेमाल करने वाला, और सारिफिन यानी सारिफ़ की जमा। सारिफिन की अक़साम जो होती हैं वो इब्तिदाई होती हैं, सानवी होती हैं और आला। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ग़िज़ा साज है ये, ठीक है, ये सारिफ़ में नहीं आते हैं, ये तो सबके लिए ग़िज़ा फराहम करते हैं। सारिफ़ का यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये इस घास को खाया है टिड्डे ने, तो ये वाला जो है ये कहलाएगा ये इब्तिदाई सारिफ़, ठीक है। टिड्डे को खाया मेंढक ने, ये सानवी सारिफ़। मेंढक को खाया सांप ने, ये आला सारिफ़। सांप को खाया चील ने या बाज ने, ये आला तरीन सारिफ़। और चील के या बाज के मरने के बाद इसके मुर्दा जिस्म को जो तज्जियाकार हैं उसके तहलील कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं इसको, और दोबारा से माहौल का हिस्सा बना देते हैं, और इसी मिट्टी से फिर ग़िज़ाई या तग़ज़िया हासिल करके नबातात परवरिश पाते हैं, ठीक है। तो सारिफिन की इतनी क़िस्में हैं, इब्तिदाई, सानवी, आला और आला तरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरख्त पर रहने वाले परिंदों और तालाबों में क्या ताल्लुक़ है? तो परिंदे देखिए तालाब से पानी भी हासिल करते हैं और अपनी ग़िज़ा भी हासिल करते हैं। तालाब की मछलियों को वो और आसपास रहने वाले मेंढक को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों में ये ताल्लुक़ है। नेक्स्ट, ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल में क्या फ़र्क है? तो ये ग़िज़ाई ज़ंजीर आपको यहाँ पे एक नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें मिलके ग़िज़ाई जाल बनता है। अब ऐसी कई ग़िज़ाई ज़ंजीर हो सकती है, जैसे ये घास को ज़रूरी नहीं कि नाक तोड़ा खाए, इसको अगर हिरन खाता है और हिरन को बाद में शेर खाता है, और शेर को बाद में जो है मरने के बाद तज़ियाकार इसके जिस्म का तज़िया कर देते हैं और ये दोबारा से माहौल का हिस्सा बन जाता है, तो ये इस तरह से एक और ज़ंजीर तैयार हो जाएगी। तो ऐसी कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें माहौल में पाई जाती हैं और इन ग़िज़ाई ज़ंजीरों से मिलकर बनता है ग़िज़ाई जाल। तो ये फ़र्क है, गौर कीजिए और बताइए। शक्ल में हर जुज़ कौन सी क़िस्म में शामिल है? इनके नाम शक्ल के सामने लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये ग़िज़ा साज हैं, ग़िज़ा साज यानी बनाने वाले, ग़िज़ा साज यानी ग़िज़ा बनाने वाले, ठीक है। फिर ये आप लिख सकते हैं ये नाक तोड़ा, और ये इब्तिदाई सारिफ़, मेंढक सानवी सारिफ़, सांप आला सारिफ़, चील आला तरीन सारिफ़, और ये बैक्टीरिया यानी तज्जियाकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शक्ल को ग़िज़ाई जाल की सूरत में ढालने के लिए क्या ज़रूरी है और क्यों है?
تو اس شکل کو غذائی جال میں ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے درمیان، ہر جز کے درمیان تعامل ہو، عمل ہو، تو اس سے جال تیار ہوگا۔ اب یہ ایک پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ جال ہے یہ۔ اب جیسے میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس طرح سے ضروری نہیں کہ یہ اس طرح سے جال، یہ زنجیر چلے۔ زنجیر ایسے بھی جا سکتی ہے کہ اس کو کوئی گائے کھا لے، اور گائے کو بعد میں کوئی شیر کھا لے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ غذائی زنجیر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جو ہر جز ہے، جز یعنی حصہ، کوئی بھی غذائی زنجیر کا جو جز ہے ان کے آپسی تعامل کو بڑی اہمیت ہے۔ جب تک یہ نہ ہوگا تب تک یہ غذائی جال کی صورت اختیار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ماحولی نظام، جاندار اور غیر جاندار اجزاء اور ان کے باہمی عمل سے ماحولی نظام تیار ہوتا ہے۔ ماحولی نظام میں ہر جز کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جز یعنی حصہ، دیکھیے جز یعنی حصہ، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہے اجزاء۔ اجزاء اس کی جمع ہے، یعنی حصے، پارٹس۔ ماحولی نظام میں ہر جز کا اہم کردار ہوتا ہے۔ غذا تیار کرنے والی نباتات مفید ہوتی ہیں، یعنی فائدہ مند۔ ان کو استعمال کرنے والے ہرن، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، گھوڑے، اونٹ جیسے سبزی خور حیوانات کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ سبزی خور حیوانات کی آبادی توقع سے زیادہ بڑھنے نہ دینے کے لیے شیر، ببر جیسے شکاری جانور بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ کبھی کبھی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ قدرت میں پائے جانے والے لاروے، گندی جگہوں پر پائے جانے والے جراثیم، دیمک، گوبر کے کیڑے، کیا یہ بھی مفید ہوتے ہیں؟ لیکن یہ جاندار گندے لگیں تب بھی بے حد اہم ہیں۔ وہ خصوصی طور پر ماحول کی صفائی کرتے ہیں۔ تو ماحولی نظام دیکھیے کہ اس میں جو بھی جز ہوتا ہے، چاہے ہم کو جیسے بتایا کہ لاروے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گندی جگہوں پہ جو پائے جانے والے بہت سے جانداروں کا جو ابتدائی ان کا جو لائف سائیکل رہتا ہے، اس میں سب سے پہلی جو شکل رہتی ہے وہ لاروے ہوتے ہیں۔ جیسے مچھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لاروے کی شکل میں پایا جاتا ہے، تتلی بھی لاروے کی شکل میں۔ تو لاروا کوئی ایک حیوان نہیں ہے، لاروا بہت کچھ حیوانات ہیں، ان کی لائف سائیکل کا ایک حصہ ہے۔ ان کے جو حیاتی، ان کا جو دور ہوتا ہے، حیاتی دور، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے لاروے۔ تو لاروے گندی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، جراثیم ہے، دیمک ہے، یہ ہم کو گندے لگتے ہیں، گوبر کے کیڑے، لیکن ان کا بھی اتنا ہی امپورٹنس ہے۔ اس غذائی زنجیر میں اگر کوئی بھی جز اگر غائب ہو جائے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر آپ سے یہاں پہ سوال پوچھا ہوا ہے، ذرا سوچئے۔ سال ہا سال سے جنگل میں پتوں کا کچرا، ٹوٹے ہوئے درخت وغیرہ، نیز گاؤں کے اطراف میں مردہ جانوروں کے سڑنے گلنے کا عمل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جیسے اس سے بھی پہلے 9th میں بھی یہ سوال اس سے ملتا جلتا پوچھا ہوا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے، آپ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر ایسے جنگلات میں پتوں کا کچرا ٹوٹے، یہ کچرا ہے، ٹوٹے ہوئے درخت ہے، یہ اگر سال ہا سال رہے ہیں اور یہ سڑنے کا عمل نہ ہو، یعنی ان جانداروں کے، یہ نباتات ہیں، نباتات بھی جاندار ہیں، حیوانات بھی جاندار ہیں، تو یہ جب مر جاتے ہیں تو ان کے جسموں کا تجزیہ کار کیا کر دیتے ہیں، بیکٹیریا وغیرہ اس کا جسموں کا تجزیہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان نباتات میں یعنی جانداروں کے جسم میں موجود جتنی بھی معدنیات ہیں، ٹھیک ہے، غذائی اجزاء ہیں، توانائی ہے، یہ اس کا تجزیہ کر کے اس کو مٹی میں ملا کے دوبارہ ماحول کا حصہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہو، یعنی خوردبینی تجزیہ کار نہ ہو، تو جانوروں کے یہ جانداروں کے سڑنے گلنے کا عمل نہیں ہوگا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو مردہ جانداروں کے جسموں میں موجود جو معدنیات ہیں، جو توانائی کا ذخیرہ ہے، یہ دوبارہ سے ماحول میں واپس نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو توانائی کا چکر ہے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اور یہاں پہ ڈھیر کے ڈھیر پڑے رہیں گے مردہ حیوانات کے، مردہ جانداروں کے، مردہ نباتات کے جسموں کے بہت بڑے بڑے ڈھیر پڑے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ،
پھر بحث کیجیے کے تحت آپ کو ایک عنوان دیا ہوا ہے، ایک جاندار دوسرے جاندار کی غذا ہے. تو آپ دیکھیے ایک جاندار جو ہے وہ دوسرے جاندار کی وجہ سے ہی زندہ ہے، وہ غذا کے طور پہ اسے استعمال کرتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جو گھاس ہے اس کو ٹڈا کھا رہا ہے، ٹڈے کو کھاتا ہے مینڈک، مینڈک کو کھاتا ہے سانپ، سانپ کو کھاتا ہے چیل، چیل مرنے کے بعد اس کے جسم کا تجزیہ کر دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں تجزیہ کار، اور یہ دوبارہ سے چکر مکمل ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر نباتات نہ ہوں سب سے پہلے، یعنی بنیادی جو نباتات ہیں یہ سب کے لیے، تمام حیوانات کے لیے، تمام جانداروں کے لیے غذا کا ذریعہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس کی جو اگلی کڑی ہے یعنی سبزی خور حیوانات یہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اگر سبزی خور حیوانات ہی نہ ہوں تو اگلے جو کڑی ہے اس کی تغذیاتی سطح، گوشت خور حیوانات یا اعلیٰ صارف، یہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے پورے جاندار جو ہے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے اور ایک دوسرے کی غذا ہے اور ایک دوسرے کی وجہ سے ہی ان کا وجود ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا یاد کیجئے کے تحت آپ سے 2 سوال پوچھے ہوئے ہیں. غذائی زنجیر میں مختلف تغذیاتی سطحیں کون سی ہیں؟ تو اس میں غذا ساز ہے، سب سے پہلے نباتات غذا ساز، پھر جو ہے ابتدائی صارف، پھر ثانوی صارف، پھر اعلیٰ صارف، پھر کہیں کہیں اعلیٰ ترین صارف بھی موجود ہوتے ہیں کسی زنجیر میں. تو اس طرح سے مختلف اس کی تغذیاتی سطح ہیں. توانائی کے حرم سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہوا ہے. تو توانائی کا حرم جیسا کہ 9th میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ سب سے نیچے اس میں جو ہوتے ہیں وہ نباتات ہوتے ہیں، یعنی جو تمام جانداروں کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں، انہیں غذا ساز کہتے ہیں. غذا ساز، ساز یعنی بنانے والے. تو پھر ان کو استعمال کرتے ہیں غذا کے طور پہ ابتدائی صارفین. تو ان کی جو توانائی منتقل ہوتی ہے تو یہ صرف 10% رہ جاتی ہے اگلی سطح میں، تغذیاتی سطح میں. اسی لیے تو جو جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں تو ویسے ویسے اس کا آہستہ 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 اس میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے. یہ قاعدے میں یعنی نیچے بہت بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حرم یعنی دیکھیے احرام مصر آپ نے سنا ہوگا. احرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک جو عجوبہ ہے احرام مصر. احرام یعنی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو احرام کہتے ہیں، جمع. ایک ہو تو اسے کہتے ہیں حرم. یعنی ایسی چیز جو نیچے قاعدے میں بہت چوڑی ہو، بڑی ہو، اور اوپر جاتے ہوئے چھوٹی ہوتی چلی جائے اور آخر میں یہ نوکدار ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں احرام. تو توانائی کا جو حرم ہے، جیسے جیسے تغذیاتی سطح کی اگلی سطح آتی جاتی ہے تو ویسے ویسے توانائی صرف 10% رہ جاتی ہے. تو اب یہ جو ہے ابتدائی صارفین جب منتقل کرتے ہیں توانائی اگلی تغذیاتی سطح پہ یعنی ثانوی صارفین پہ، تو ان کی پوری توانائی جو ہے استعمال نہیں ہوتی، وہ ماحول میں حرارت وغیرہ کی شکل میں جذب ہو جاتی ہے اور اس طرح سے اوپر جاتے ہوئے یہ 10% ہوتی جاتی ہے، یعنی 90% توانائی کا لاس ہوتا چلتا ہے اور آخر میں یہ بہت کم رہ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں توانائی کا حرم. ٹھیک ہے، چلیے سوچئے، ذرا سوچئے کے تحت آپ کو سوال پوچھا ہوا ہے. درختوں پر گھونسلہ بنانے والا پرندہ قریب کے تالاب سے مچھلیاں کھاتے ہوں تو کیا یہ پرندہ درخت اور تالاب دونوں ماحولی نظام کا حصہ بنتا ہے؟ تو یس، جی ہاں. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پرندہ ہے وہ گھونسلے بنانے کے لیے، انڈے دینے کے لیے درخت کے ماحولی نظام کا استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور تالاب کا استعمال اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے وہ کرتا ہے. اس طرح سے جو پرندہ ہے وہ درخت اور تالاب دونوں ماحولی نظام کا حصہ بنتا ہے. نیکسٹ، رواں خاکہ مکمل کیجیے. ذیل کے خالی چوکونوں کو صحیح طریقے سے پر کیجیے اور مکمل ہونے والے خاکے کو جماعت میں لگائیے. اس چارٹ سے ہم کو سبق سمجھنے میں بڑی سہولت ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ کو 9th کلاس کی بک سے اس کا آپ کو اسکرین شاٹ دے رہا ہوں. آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سبق کا جو اگلا پورشن ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. جنوبی بھارت کی مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر چاول کی کاشت کی جاتی ہے. یہاں چاول کی فصلوں پر بڑے پیمانے پر ناک توڑے آتے ہیں.
देखिए ये नाक तोड़े आते हैं। इनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कीचड़ में मेंढकों की तादाद ज़्यादा होती है। उन मेंढकों को खाने के लिए वहाँ सांप भी आते हैं, सांप भी होते हैं। लेकिन अगर अचानक मेंढकों की तादाद कम हो जाए, यानी मेंढक की तादाद कम हो जाए, तो आपसे 3 सवालात पूछे हैं यहाँ पर, ज़रा सोचिए। चावल की फसलों पर क्या असर होगा? तो चावल की फसलों पर क्या असर होगा अगर मेंढक की तादाद कम हो जाए? देखते हैं, हम यहाँ पे गौर करते हैं। देखिए, मेंढक की तादाद कम हो जाए तो इसमें देखिए मेंढक कम, तो फिर नाक तोड़े की तादाद में जो है तो इजाफ़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके खाने वाले मेंढक अब कम हो गए हैं, तो ये नाक तोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। नाक तोड़े ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फसल का नुकसान होगा, ये फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सारिफ की तादाद बढ़ेगी और किस सारिफ की तादाद कम हो जाएगी? जैसे कि हमने देखा इससे पहले, सारिफ यानी इस्तेमाल करने वाला, इसकी जमा होती है सारिफीन। तो कौन से सारिफ की तादाद बढ़ेगी हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मेंढक कम हो जाए, ठीक है, मेंढक कम हो जाए तो किसकी तादाद बढ़ेगी? मेंढक खा रहा था नाक तोड़े को, तो नाक तोड़े की तादाद बढ़ जाएगी, नाक तोड़े की तादाद बढ़ जाएगी, यानी कि ये जो इब्तिदाई सारिफ है इसकी तादाद बढ़ जाएगी। अब कम किसकी होगी? मेंढक को खाते हैं सांप, यानी ये जो है आला सारिफ हैं। ठीक है, तो मेंढक कम हो जाएंगे तो सांप भी कम हो जाएंगे, तो किसकी तादाद कम हो जाएगी? सांपों की तादाद कम हो जाएगी, यानी आला सारिफीन की तादाद कम हो जाएगी और इब्तिदाई सारिफीन की तादाद बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मजमूई तौर पर यहाँ के माहौली निज़ाम पर क्या असर होगा? तो यहाँ पे इस माहौली निज़ाम में जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है, ठीक है, इस ग़िज़ाई ज़ंजीर का पूरी तरह से ख़ात्मा हो जाएगा, ग़िज़ाई ज़ंजीर ख़त्म हो जाएगी और पूरा जो है माहौली निज़ाम इसमें दरहम बरहम हो जाएगा। ये रिज़ल्ट यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बताइए तो भला, इसके तहत आपसे यहाँ पे 2 सवाल पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माहौलियात से क्या मुराद है? तो देखिए, तबई और कीमियाई और हयाती, इन तमाम अज्जा से मिलके क्या बनता है? माहौलियात बनता है, इसे कहते हैं माहौल। माहौलियात में किस किस का शुमार होता है? तो माहौलियात में तबई अज्जा का, कीमियाई अज्जा का और हयाती अज्जा का शुमार होता है। ठीक है, हम माहौल और माहौली निज़ाम में ताल्लुक़ इस टॉपिक से आगे का पोर्शन कवर करेंगे। माहौल एक वसी इस्तिलाह है, जानदारों पर किसी न किसी तरीक़े से असर अंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा, इन तमाम को मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं। यहाँ पे माहौल की हमको तारीफ़ समझ में आती है। देखिए कि माहौल किसे कहते हैं। हम आम ज़िंदगी में माहौल कहते रहें कि फ़लाँ जगह का जो है माहौल ख़राब है, फ़लाँ मुल्क का माहौल ख़राब है, फ़लाँ शहर का माहौल ख़राब है, लेकिन माहौल को ये जो साइंसी तारीफ़ है यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि जानदारों पर किसी न किसी तरीक़े से असर अंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती तीनों अज्जा, इन तमाम को मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं। मुख्तसर ये कि माहौल से मुराद अतराफ़ के हालात, जानदार, गैर जानदार, कुदरती और इंसान के बनाए हुए अज्जा का शुमार होता है। तो इसमें कुदरती भी आते हैं और इंसान के बनाए हुए अज्जा, इन तमाम को मिला के जो बनता है वो चीज़ है माहौल। ठीक है, माहौल की 2 किस्में हैं, एक कुदरती माहौल और दूसरा इंसान का बनाया हुआ माहौल। नेक्स्ट,
कुदरती माहौल में हवा, फ़िज़ाई कुर्रा, जैसे हमको मालूम ये ज़मीन जो है गोल है और ज़मीन के अतराफ़ में सैकड़ों किलोमीटर तक जो एक जहाँ पे हवा मौजूद है जहाँ पे, तो इसे कहते हैं फ़िज़ाई कुर्रा। ठीक है, तो कुदरती माहौल में हवा, फ़िज़ाई कुर्रा, पानी, ज़मीन, जानदार वगैरह का शुमार होता है। यह है कुदरती माहौल। ठीक है, इसमें जानदार और गैर जानदार में हमेशा बाहमी अमल होते रहते हैं। अब आप देखिए ये जो है पांचों चीज़ें जो हमने पढ़ी, हमने नंबर 1 हवा, फ़िज़ाई कुर्रा 2, तीसरा पानी, चौथा ज़मीन और पांचवा जानदार। तो इनका जो है शुमार होता है, इनमें जानदार और गैर जानदार में हमेशा बाहमी अमल होते रहते हैं। आपस में जो अमल होता रहता है उसे कहते हैं बाहमी अमल। ठीक है, इनके आपस में ताल्लुक़ात बहुत अहम होते हैं। इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती माहौल पर बिलवास्ता या बिला वास्ता असर पड़ता रहता है। तो इंसान का बनाया हुआ माहौल जो होता है, जैसे अब कौन सा इंसान का बनाया हुआ माहौल? इंसान के बनाए हुआ माहौल यानी ये जो भी है जिसे हम आमतौर पे जैसे शहर आबाद करना, ठीक है, बस्तियां की बस्तियां बसाना, वहाँ पे मकानात तामीर करना, कारखाने बनाना, कारखानों से धुएं का निकलना, जो इंसान की एक्टिविटीज़ से जो भी माहौल बनता है उसे कहते हैं इंसान का बनाया हुआ माहौल। तो इंसान का बनाया हुआ माहौल क्या करता है? कुदरती माहौल पे बिला वास्ता या बिल वास्ता या बिला वास्ता दोनों तरीक़े से असर करता है। ठीक है, बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट और बिला वास्ता यानी डायरेक्ट, तो इसका असर पड़ता है। ठीक है, यानी इंसान के बनाए हुए माहौल का कुदरती माहौल पे असर होता है। माहौल में ख़ास तौर पर 2 बड़े अज्जा का शुमार होता है, हयाती जुज़ और गैर हयाती जुज़। जैसे हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि हयाती जुज़, माहौल के जो हयाती जुज़ हैं जैसे हैवानात हैं, नबातात वगैरह, ये माहौल के हयाती अज्जा कहलाते हैं। और गैर हयाती अज्जा जो माहौल के होते हैं वो पहाड़, झील, पानी के ज़ख़ीरे, दरिया, समंदर, सूरज की रोशनी, ये सब गैर हयाती जुज़ कहलाते हैं माहौल के। ठीक है ना। माहौल में हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियान बाहमी ताल्लुक़, इनमें जो होता है बाहमी ताल्लुक़ होता है, उसके मुतालिए को कि इल्म को माहौलियात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे माहौलियात की तारीफ़ हमको समझ में आ रही है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना भी है। समझने के बाद बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो माहौलियात किसे कहते हैं? इकोलॉजी। माहौल में हयाती और गैर हयाती अज्जा दोनों के दरमियान क्या होता है? बाहमी ताल्लुक़ होता है। उसके मुताले को क्या कहते हैं? मुताले के इल्म को माहौलियात कहते हैं। ठीक है, माहौलियात में कई माहौली निज़ाम का शुमार होता है। गुज़िश्ता जमातों में आपने चंद माहौली निज़ाम का मुताला किया है, 9th में हमने स्टडी की है इसकी। गौर करें तो पानी का एक छोटा सा गड़ा, देखिए पानी का, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे पानी है तो ये एक पानी का छोटा सा गड़ा भी एक माहौली निज़ाम है। क्यों है माहौली निज़ाम? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मछलियाँ होंगी, आसपास कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, जिसको कुछ पतंगे होंगे, परिंदे आएंगे और इन पतंगों को, इन मछलियों को अपनी शिकार बनाएंगे, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे। तो क्या हुआ इसमें? इसमें जानदारों का हयाती और गैर हयाती अज़्ज़ा का आपस में ताअम्मुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक माहौली निज़ाम है। पानी का एक गड़ा भी, छोटा सा गड़ा भी क्या है? एक माहौली निज़ाम है। हमारी ज़मीन सबसे बड़ा माहौली निज़ाम है। मुख्तसरन किसी मख़सूस जुग़राफ़ियाई इलाक़े में रहने वाले जानदार और गैर जानदार और इनके दरमियान बाहमी अमल, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जानदार और गैर जानदार और इनके दरमियान जो अमल होता है, इन तमाम के यकजा होने से
माहौली निज़ाम बनता है। ठीक है। फिर आपको ज़रा याद कीजिए के तहत सवाल पूछा हुआ है, माहौल में कौन कौन से दौर होते हैं, इनकी क्या अहमियत है। तो जैसे हम आगे स्टडी करने वाले हैं माहौल में, ठीक है, कि कौन कौन से दौर होते हैं, आगे हम स्टडी कर रहे इस सबक में। कार्बन दौर होता है, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन दौर होता है, फिर हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर होता है, हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर होता है। इस तरह से इतने दौर पाए जाते हैं। माहौल में आबी दौर, हम बचपन से आबी दौर के बारे में सुनते हैं। आबी चक्कर जिसे कहते हैं ना, समंदर का पानी बुखारात बन के ऊपर उड़ना, बादलों का बनना, और बादलों से फिर बारिश का बरसना, और बारिश के ज़रिए से दोबारा पानी समंदर में जमा हो जाना, और फिर दोबारा से भाप बन के उड़ना, ये जो कहलाता है ये आबी चक्कर। हम बचपन से इसको जानते हैं, इसी को यहाँ पे आबी दौर कहा गया है। दौर यानी अब देखिए गैसों का दौर, कार्बन का दौर। दौर का मतलब होता है किसी चीज़ का चक्कर मुकम्मल करके जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहाँ पे दोबारा वापस आ जाना, इसे कहते हैं दौर। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे कुरान का एक दौर हुआ, किसी का कुरान के 2 दौर हुए, किसी के कुरान के 10 दौर हुए, बच्चे बोलते हैं। दौर का मतलब होता है कि मुकम्मल होके वापस उसी जगह आ जाना, उसे कहते हैं दौर। तो यहाँ पे इस सबक में हम कई दौर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मुख्तलिफ़ गैसों का दौर, जैसे कार्बन का दौर, नाइट्रोजन दौर, ऑक्सीजन दौर जैसे कुदरती दौर बग़ैर रुके चलते रहें तो माहौल में तवाज़ुन, तवाज़ुन का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है, तवाज़ुन का मतलब कि जो चीज़ों का जितना तनासुब होना चाहिए किसी चीज़ में, उतना ही तवाज़ुन, उतना ही तनासुब मौजूद हो। अगर तनासुब कम ज़्यादा हो रहा है तो ये गैर मुतवाज़ुन कैफियत यहाँ पे पैदा हो जाती है। तो तवाज़ुन का मतलब होता है बैलेंस, तो बैलेंस बरकरार रहता है। ठीक है, यानी कि ये पूरे दौर, ये जितने दौर हैं कुदरती दौर, ये सब चलते रहें बग़ैर रुके तो फिर माहौल में तवाज़ुन बरकरार रहता है। माहौली निज़ाम में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई ज़ंजीरों की वजह से ही माहौल में तवाज़ुन क़ायम है। जैसे हमने मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई ज़ंजीरें इस सबक के 9th में हम पढ़ चुके हैं, फिर इस सबक के शुरुआत में भी हमने थोड़ा सा रिवीजन किया इसका कि किस तरह से ग़िज़ाई ज़ंजीरें होती हैं, तो इससे तवाज़ुन क़ायम है। देखिए अब कुदरत के वजूद के बग़ैर इंसान का वजूद एक गैर मुमकिन बात है, नहीं नामुमकिन है। इसलिए कुदरती माहौल का तवाज़ुन ना बिगाड़ते हुए इसकी हिफाजत करना इंसान का अहम फ़र्ज़ है। देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बल्कि साइंस के कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो क्या करना है, हमको इसको ज़िंदगी में अप्लाई करना है, इसका इंतबाह करना है, उसका एप्लीकेशन करना है इसका लाइफ में। देखो जो भी लर्निंग हो रही है, जैसे हम साइंस के कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा है, ठीक है, यहाँ पे हम माहौलियात पढ़ रहे हैं, तो हमको इससे जो भी चीज़ सीख मिल रही है तो वी शुड अप्लाई ऑल दैट नॉलेज इनटू आवर डेली लाइफ। साइंस का मकसद ही यह है कि हम जो सीख रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हमारा रवैया तब्दील हो जाए। अब यहाँ पे हम माहौलियात के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा रवैया बदल जाना चाहिए। माहौलियात की हिफाजत करने वाला एक ज़िम्मेदार शहरी तैयार करना इस सबक का मकसद है। तो हम इसका जो मेन उसकी रूह है उसको समझें। देखिए अब क्या कहा, ऐसे कहा जाता है कि हमारे आबा अजदाद की जानिब से ये ज़मीन हमें मोरोसी हक़ के ज़रिए नहीं मिली। जैसे हम देखते हैं कि जैसे वालिद के मरने के बाद 2 हिस्से हो गए जायदाद के और 2 बेटों में तकसीम हो गए, ठीक है ना। तो जैसे हक़ के साथ मिलती है विरासत, तो वैसे हमको ये विरासत नहीं है कि ये हमारा हक़ नहीं है कि हमको मिलना ही चाहिए। क्या है ये हमारे लिए क़र्ज़ है। ये क्या है, ये क़र्ज़ है। क़र्ज़ क्या करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है, ठीक है। तो माहौलियात हमको ये जो साफ़ सुथरा मिला है तो ये क़र्ज़ के तौर पे मिला है हमको अपनी पिछली नस्लों से। तो हमने इसको क्या करना है, इस माहौलियात को संभालना है।
संभाल के अच्छी तरह रखना है और हम जब दुनिया से जा रहे हैं तो उस वक्त हिफाजत के साथ माहौलियात को आने वाली नस्लों के हवाले कर देना है। तो इसे कहते हैं क़र्ज़। ये हमको पिछली नस्ल से क़र्ज़ में मिली है, इसीलिए हमारे लिए और आइंदा नस्ल के लिए इसको संभालना है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए माहौल का तहफ़्फ़ुज़ नेक्स्ट टॉपिक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बताइए तो भला, इसके तहत आपको यहाँ पे कुछ सवालात पूछे हुए हैं। 3 सवालात हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, माहौल पर कौन कौन से अज्जा का असर होता है, कैसे? अब देखिए माहौल पे जो जैसे कुदरती अज्जा है, कुदरती अज्जा का भी माहौल पे असर होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंसान के बनाए हुए अज्जा का भी असर होता है। जैसे हमारी जो है सनतें हैं, ठीक है, सनत है, या फिर शहरियाना है, शहर बसाना जिसे कहते हैं, शहरियाना यानी शहरों को बसाना। तो इस अमल के ज़रिए से भी माहौल पे असर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, माहौल में सारिफिन की तादाद मुसलसल बढ़ती जाए तो क्या होगा? अब देखिए सारिफ यानी इस्तेमाल करने वाले। इसका सबक का जो फर्स्ट वीडियो था इसमें हमने इसको समझा है कि सारिफ यानी जो होता है, जैसे हम हर जानदार दूसरे जानदार के लिए ग़िज़ा के तौर पे काम करता है ना। अब जानदार की ग़िज़ा बनते हैं। जैसे अब नबातात को, घास को खाता है टिड्डा, जैसे हमने देखा इससे पहले, टिड्डे को खाता है मेंढक, और इस तरह से ये चलता रहता है सिलसिला। अब हमको सवाल ये पूछा हुआ है कि सारिफिन की तादाद मुसलसल बढ़ती जाए तो क्या होगा? इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती जाए तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो शिकार होने वाले जो जानदार हैं, शिकार होने वाले जानदार, उनकी तादाद में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू होगी, ठीक है। अब जब इनकी तादाद में कमी आना शुरू होगी तो फिर इनके ऊपर जो डिपेंड है, इन पे जो मुनहसिर हैं, जितने भी सारिफ हैं, इनको ग़िज़ा कम मिलेगी। इसके बाद नतीजे के तौर पे सारिफिन की तादाद भी कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, दरिया किनारे के इलाक़ों में बड़े बड़े कारखाने बनाए जाएं तो दरिया के माहौली निज़ाम पर इसका क्या असर होगा? तो आप भी खुद सोच सकते हैं कि कारखाने हैं, उससे क्या होगा? फाजिल अशिया पैदा होगी, उससे जो गंदे केमिकल्स निकलेंगे तो वो सब काहे में चले जाएंगे? दरिया में बहा दिए जाएंगे, उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो दरिया के अंदर जो आबी जानदार हैं जितने भी आबी जानदार हैं, चाहे वो नबातात हो या चाहे हैवानात हो, उन तमाम की ज़िंदगी जो है तो ख़तरे में पड़ जाएगी, ठीक है। माहौल में रहने वाले चंद कुदरती अज्जा और इंसान के ज़रिए बनाई गई चंद आलूदा अशिया से जब माहौल को नुकसान पहुंचता है, तब माहौल में शामिल की गई अशिया के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा होता है और इसका असर उन अज्जा पर बिलखुसूस हयाती अज्जा के वजूद पर होता है। क्या होता है? देखिए, कुदरती अज्जा और इंसान के ज़रिए बनाई गई चंद आलूदा अशिया से माहौल को नुकसान पहुंचता है तो तवाज़ुन बिगड़ जाता है, ठीक है। तो क्या है इसमें? नेक्स्ट टॉपिक, मुशाहिदा कीजिए और मालूमात, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मालूमात भरना है। मुशाहिदा कीजिए और मालूमात लिखिए। आपके अतराफ़ के माहौल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ैल में दिए हुए नामुकम्मल रवां खाके को, ये फ़्लो चार्ट, इसको मुकम्मल करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा। तो ये कुदरती भी होते हैं और इंसान के बनाए हुए भी होते हैं। कुदरती अज्जा में आपको ज़लज़ला एक मिसाल के तौर पे दे दिया गया है। फिर आपको इन खाली जगहों में ये भरना है। अब ज़लज़ले के बाद आप इसमें कुदरती अज्जा लिख सकते हैं। आतिश फ़िशां पड़ते हैं, इससे भी कुदरती, ये भी कुदरती अज्जा है, ठीक है। तो फिर उसका जो है तो तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं,
یہ قدرتی اجزاء ہیں، تو یہ ماحول پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب انسان کے بنائے ہوئے جو اجزاء ہیں اس میں ایک مثال کے طور پہ جنگلات کی کٹائی آپ کو دیا ہوا ہے۔ آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں صنعتیں ہیں، کارخانے، ٹھیک ہے نا، پھر آبادی کا بڑھنا وغیرہ، یہ سب چیزیں انسان کے بنائے ہوئے اجزاء میں شمار ہوتی ہیں۔ اب مہاتما گاندھی کا ایک یہاں پہ بہت گولڈن تھاٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنا۔ دیکھیے ضرورت یہاں پہ یہ ورڈ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ لفظ ضرورت۔ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنا زمین کی استطاعت میں ہے، یعنی زمین پورا کر سکتی ہے ہر ایک کی ضرورت کو، لیکن اس میں کسی کی بھی لالچ پوری کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ کسی کی لالچ پوری کرنے کی استطاعت زمین میں نہیں ہے۔ یعنی لالچ مطلب کیا؟ جیسے اب دیکھیے ضرورت کو پورا کرنا، کیا ضرورتیں ہیں جتنی بھی انسان اس زمین کے اوپر بستے ہیں ان کی، ہے نا، ان کی جیسے غذا ہے، کپڑا ہے، مکان، تعلیم، یہ سب چیزیں انسانوں کی ضروریات ہیں۔ لیکن لالچ کریں گے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ہے چھوٹا سا مکان ہونے کے بجائے میرا ایک اتنا بڑا فارم ہاؤس ہو کہ جو کئی ایکڑ پر مشتمل ہو، اگر ہر انسان یہ سوچ رکھے تو پھر اسے کہا جائے گا لالچ، اور لالچ کو پورا کرنا زمین کی استطاعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چیز ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تو گولڈن تھاٹ ہے یہ مہاتما گاندھی صاحب کا۔ پھر نیکسٹ، آج زمین پر کئی قدرتی اور انسان کے پیدا کردہ اجزاء کے اثر کی وجہ سے کئی ماحولی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ان میں ماحولی آلودگی، دیکھیے پولوشن، جیسا کہ ہم اس سے پہلے چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں، گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ماحولی آلودگی ایک اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر کسی بھی چیز یا مادے کا آلودہ ہونا یعنی اس کی آلودگی ہے۔ ماحولی آلودگی یعنی قدرتی آفات یا انسان کے افعال کی وجہ سے اطراف کے ماحول میں غیر ضروری اور ناقابل قبول تبدیلی ہے۔ یعنی آلودگی، ماحول کی آلودگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اطراف کے ماحول کے اندر غیر ضروری اور ناقابل قبول تبدیلی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ؟ قدرتی آفات اور انسان کے افعال، دو چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اطراف کے ماحول میں غیر ضروری اور ناقابل قبول تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ماحولی آلودگی۔ نیکسٹ، یعنی ہوا، پانی، زمین، دیکھیے اب آپ یہاں پہ اس کو گنتے رہیے، ٹھیک ہے۔ ہوا، پانی، زمین وغیرہ کی طبعی، کیمیائی اور حیاتی خصوصیات میں، اسی طرح انسانی اور دیگر جانداروں کے لیے نقصان دہ بلا واسطہ یا بالواسطہ تبدیلی ہے۔ اب نمبر 1، انسانی آبادی کا دھماکہ، تیزی سے بڑھنے والی صنعتیں، قدرتی وسائل کا بیجا استعمال، جنگلات کی کٹائی، پھر غیر منظم شہرکاری۔ دیکھیے ان 5 وجوہات کی وجہ سے ماحول کی آلودگی بڑھتی ہے۔ تو انسانی آبادی کا دھماکہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، تیزی سے بڑھنے والی صنعتیں، یعنی کارخانے جتنے زیادہ بڑھیں گے، قدرتی وسائل کا بیجا استعمال ہوگا، بہت زیادہ استعمال ہوگا قدرتی وسائل کا۔ قدرتی وسائل کون سے ہیں؟ جیسے پیٹرول ہے، ٹھیک ہے، اور زمین سے نکلنے والا جو کوئلہ ہے، پتھر کا کوئلہ، یہ ہے، پھر پانی ہے۔ ان سب قدرتی وسائل کا اگر بہت زیادہ استعمال شروع ہو جائے، بیجا استعمال، ٹھیک ہے، اور جنگلات کی کٹائی، غیر منظم شہر کاری یعنی انڈسپلنڈ شہر بسانا، جس کی وجہ سے شہروں کے اطراف بہت ساری بڑی بڑی گندی بستیاں جنہیں سلم ایریاز کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں غیر منظم شہر کاری، اربنائزیشن، انڈسپلنڈ اربنائزیشن۔ تو ان سب 5 وجوہات کی وجہ سے، یا وجوہات ایگزام میں پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ کن وجوہات کی بنا پہ ماحول کی آلودگی بڑھتی ہے یا ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 سوالات یہاں پہ ایز اے ریویژن پوچھے ہوئے ہیں، ذرا یاد کیجئے اس عنوان کے تحت۔ پہلا، آلودگی کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھا ہے کہ ہوا کی آلودگی
पानी की आलूदगी और ज़मीन की आलूदगी या मिट्टी की आलूदगी, ये आलूदगी की 3 बड़ी बड़ी किस्में हैं। लेकिन इसके अलावा भी फ़िज़ाई आलूदगी के अलावा जो है आवाज़ की आलूदगी है, फिर ताबकारी है, जिसे हम जो है तो आवाज़ की आलूदगी यानी नॉइज़ पॉल्यूशन कहा जाता है। फिर ताबकारी की है जिसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ताबकारी। इस तरह से ताबकारी की और कई किस्में हैं, लेकिन 3 अहम किस्में आलूदगी की हैं। उसमें है हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कुदरती आलूदगी और इंसान की पैदा करदा आलूदगी का क्या मतलब है? तो कुदरती आलूदगी यानी जो आलूदगी कुदरती ज़राए से होती है उसे कुदरती आलूदगी कहते हैं। तो जैसे इससे पहले हमने देखा है, इससे पहले के टॉपिक में, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि ज़लज़ला है, आतिश फ़िशा हैं, ये इनके फटने से भी आलूदगी पैदा होती है ये। ठीक, तो इसे कुदरती आलूदगी कहते हैं। अब इंसान की पैदा करदा आलूदगी यानी जो आलूदगी इंसान के आमाल की वजह से होती है उसे इंसान की पैदा करदा आलूदगी कहते हैं। जैसे कारखानों की वजह से धुआं निकलना, गाड़ियों का धुआं जैसे आप इस शक्ल में देख रहे हैं। ठीक है, ये इसकी वजह से जो आलूदगी पैदा होती है इसे इंसान की पैदा करदा आलूदगी या इसे दूसरे लफ्ज़ों में मसनवी आलूदगी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आलूदगी एक वसी तसव्वुर है, यानी एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है ये। आलूदगी मतलब कोई किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, एक बहुत वसी तसव्वुर है ये आलूदगी का मतलब। यानी आलूदगी देखिए आप, हवा, पानी, आवाज़, ताबकारी, ज़मीन, हरारती, रोशनी, प्लास्टिक की आलूदगी जैसे मुख्तलिफ़ अक़साम की आलूदगियाँ पाई जाती हैं। और ये भी आपको आलूदगी की पूरी किस्में नहीं हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी आलूदगियाँ पाई जाती हैं। तो एक बहुत वसी तसव्वुर है। इन तमाम का मुज़िर असर, देखिए मुज़िर असर, मुज़िर का मतलब होता है नुकसानदा, याद रखिए आप इसको, मुज़िर का मतलब होता है नुकसानदा। तो इन तमाम आलूदगियों का मुज़िर असर तमाम जानदारों के वजूद पर होता है और इसीलिए आज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत। देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं कि शहर में कुहर और आलूदगी एक मसला बनी हुई है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको जदवल मुकम्मल करने के लिए कहा गया है, जदवल मुकम्मल कीजिए। गुज़िश्ता जमात में आपने फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी का तफसील से मुताला किया है। इसकी बुनियाद पर ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। तो गुज़िश्ता जमात का आपको ये जदवल है, इसको मुकम्मल करना है। इस सबक से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए इसको कंप्लीट कीजिए। मैं यहाँ पे इसका एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख के इसको मुकम्मल कर सकते हैं। आप उसकी स्क्रीनशॉट खींचिए और उस इमेज के ज़रिए से इस जदवल को मुकम्मल कीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप जानते हैं, यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ताबकारी आलूदगी, देखिए ताबकारी की जो डेफिनेशन है, मतलब इसका जो कंसेप्ट है इसको समझिए पहले। कुछ ऐसे अनासिर होते हैं देखिए जो खुद ब खुद उनके अंदर से 24 घंटे रात दिन एक ख़तरनाक किस्म की शुआएं खारिज होती रहती हैं। और वो जो शुआएं होती हैं, अभी आगे हम देखने वाले, इसके मीनिंग देखने वाले हैं। और वो शुआओं से नुकसान होता है। और जो कुछ रहते हैं ये एलिमेंट्स, उन्हें ताबकार अनासिर कहा जाता है। रेडियम है, थोरियम है, इस तरह के जो अनासिर हैं ये रात दिन शुआएं खारिज करते रहते हैं, उसे ताबकारी कहते हैं। तो उसकी आलूदगी क्या है? ताबकारी आलूदगी कुदरती और इंसान की पैदा करदा इन 2 तरीक़ों से हो सकती है। ताबकारी के नतीजे में खारिज होने वाली, देखिए ये बालाए बनफशी और ज़ेरी सुर्ख शुआओं का शुमार कुदरती ताबकारी में होता है।
یہ بالائے بنفشی اور زیریں سرخ کیا ہے ہم دیکھیں گے. آپ جانتے ہیں سورج کی جو سفید روشنی ہوتی ہے وہ 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب اسے مثلثی منشور سے گزارا جاتا ہے تو یہ 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7. تب یہ 7 رنگوں کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی ترتیب کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا یہ VIBGYOR. ٹھیک ہے، یہ 7 رنگ. یہ V فار وائلیٹ ہے نا، بنفشی جامنی، انڈیگو آسمانی، بلو نیلا، گرین ہرا، یلو پیلا، اورنج زعفرانی، اور R فار ریڈ. تو یہ 7 رنگ کی شعائیں رہتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی سورج کی روشنی میں دیکھیے، ابھی یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس سے دیکھ لیں گے یا دوسرے اس کلر سے. اس کے علاوہ بھی سورج کی روشنی میں یہ وائلٹ ہے، یہ وائلٹ بنفشی رنگ سے اوپر جن کا طول موج ہوتا ہے، بنفشی رنگ سے بھی اوپر جن کا طول موج ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں بالائے بنفشی شعائیں. اور سرخ رنگ جو ہے، یہ سرخ رنگ، اس سے نیچے والے بھی کچھ طول موج کی شعائیں رہتی ہیں، اسے کہتے ہیں زیریں سرخ. زیریں کا مطلب نیچے، سرخ کا مطلب لال. اور بالائے بنفشی، بالائے یعنی بلند، اونچا، زیادہ. تو بالائے بنفشی یعنی بنفشی رنگ سے زیادہ طول موج، اور بنفشی رنگ سے کم طول موج، اور یہ ریڈ سے بھی زیادہ. تو یہ اس طرح کی جو شعائیں ہوتی ہیں نا، سورج سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ خطرناک ہوتی ہیں. دیکھیے، بالائے بنفشی شعاؤں اور زیریں سرخ شعاؤں کا شمار قدرتی تابکاری میں ہوتا ہے. یہ قدرتی تابکاری ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جن سے قدرتی طور پہ تابکاری رات دن ہوتی ہے، جبکہ ایکس رے، ایٹمی بھٹیوں سے نکلنے والی تابکار شعائیں انسان کی پیدا کردہ تابکاری میں شمار ہوتی ہیں. اس تعلق سے ایگزام میں آپ کو سوال بھی آ سکتا ہے. دیکھیے، تابکاری کے تعلق سے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم پورشن پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو کئی سوالات ایگزام میں پوچھ سکتا ہے. جیسے کہ ابھی جسٹ ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے، جیسے قدرتی آلودگی اور انسان کی پیدا کردہ، آپ کو یہ سوال ایگزام میں پوچھ سکتا ہے. جیسے دیکھیے زلزلہ. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ دے دے گا. ٹھیک ہے، یہ قدرتی آلودگی. پھر نیچے خالی جگہ چھوڑ کر آپ کو یہ دے دے گا کہ انسان کی پیدا کردہ آلودگی. ٹھیک، اور آپ سے یہ کہے گا کہ پہلے ستون کے تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ستون کو مکمل کیجیے. تب یہ والا آپ کو خالی جگہ یہ لکھنا آنا چاہیے. تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ صنعتیں یا کارخانے یا گاڑیوں کا دھواں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ تابکاری آلودگی میں بھی آپ کو اس طرح کا سوال پوچھ سکتا ہے یہ کہ قدرتی تابکاری، یہ اس طرح کا، یہ دیکھیے سرخ شعائیں اور انسان کی پیدا کردہ تابکاری. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے فرق بیان کیجئے کے تحت، یا پھر پہلے تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے تعلق کو مکمل کیجئے. اس طرح کا بھی سوال آپ کو ایگزام میں دے سکتا ہے. دیکھیے، ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ، دنیا میں آج تک چرنوبل، ونڈ اسکیل اور 3 مائل، تو یہ 3 بڑے بڑے حادثات ہو چکے ہیں. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گوگل کیجئے. اس کی ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہیں کہ کس طرح سے تابکاری کی وجہ سے 3 بہت بڑے بڑے حادثات دنیا میں ہو چکے ہیں. آپ اس کو گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں. ان حادثات کی وجہ سے ہزاروں لوگ لمبے عرصے تک متاثر ہوئے ہیں. تابکاری آلودگی کے چند اثرات ذیل کے مطابق ہیں. دیکھیے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. نمبر 1، ایکس رے کی اونچی تابکاری کی وجہ سے کینسر پیدا کرنے والا السر ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ایک پیٹ کے اندر جو آنتڑی میں اندرونی زخم جو ہوتا ہے اسے السر کہتے ہیں. تو کینسر پیدا کرنے والا السر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. پھر دوسرا ہے اس میں
जिस्म की खलियों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा है जीन में तब्दीली आ जाती है, जैसे जेनेटिक लेवल पे डीएनए यानी इंसान की पैदाइश के वक्त जब उसका जुफ्ता तैयार होता है और इंसान अपने तख्लीक के बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में होता है, बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज में होता है, उस वक्त इसके जीन में जेनेटिक तब्दीली हो जाती है और इसका कोई भी इलाज दुनिया में नहीं है। तो इतने इसके नुकसानात हैं। और चौथा है बसारत पर नुकसानदेह असरात मुरतब होते हैं। बसारत यानी देखने की सलाहियत, यानी आँखों की जो सलाहियत होती है ना, आँखों की जो सलाहियत होती है देखने की, उसे कहते हैं बसारत। तो इस पर भी नुकसानदेह असरात मुरतब होते हैं। तो 4 बड़े बड़े इसके नुकसानात हैं। इसको आप जहन में रखिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के इसको पढ़ लीजिए तो आपको एग्ज़ाम में भी ये आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए दिमाग पर जोर दें। इसके तहत आपसे सवाल है, आलूदगी पर काबू ज़रूरी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इन आलूदगी की वजह से इंसानी ज़िंदगी को बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इससे बहुत सी अजीब अजीब किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, माहौलियात को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए आलूदगी पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से क़वानीन के बारे में अवाम को मालूमात नहीं रहती। तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत, जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो अवाम को इसकी मालूमात नहीं रहती है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में लोगों को बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना ज़रूरी है। माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की मौसर यानी असरदार अवामी तहरीक शुरू होगी, तभी माहौल के मसाइल हल हो सकते हैं। यानी जनता के लेवल पे, अवाम के लेवल पे अगर कोई तहरीक शुरू होगी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की, तो इससे मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए छोटी उम्र से ही तलबा में माहौल के बारे में मालूमात, मोहब्बत, मुस्बत नुक्ता नज़र जैसे इक़दार पैदा करना चाहिए। तो आपको भी ये जो माहौलियात के सबक हैं उसका मकसद ये है, अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियात से मुताल्लिक़ कुछ क़रारदादें पास की थी, जिसके तहत हर मेंबर मुल्क को अपने स्कूल के सिलेबस में इस तरह के टॉपिक्स को डालना ज़रूरी करार दिया गया। तभी से आप देख रहे हैं सारी दुनिया के स्कूल के सिलेबस में इस तरह के टॉपिक्स माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से डाले गए हैं, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो और एक अवामी बेदारी पैदा हो। तभी आने वाली नस्ल माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने वाली होगी। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम के ज़रिए अवामी बेदारी पैदा करना अहमियत का हामिल है। आज दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता, देखिए तमाम तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता 3 किस्म के ममालिक हैं दुनिया में। सबसे पहले आते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, यानी डेवलप्ड, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, जैसे अमेरिका है, यूरोप के ममालिक हैं। तरक्की पजीर ममालिक यानी जिनकी तरक्की अभी जारी है, तो इसमें आते हैं भारत, ब्राज़ील वगैरह। और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक ये तीसरी किस्म के ममालिक हैं दुनिया में, जहाँ पे तरक्की बहुत ही कम हुई है या नहीं के बराबर हुई है। तो अफ्रीका के बहुत से ममालिक अफ्रीका बर्र आज़म के इस तीसरे सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारा जो मुल्क है इंडिया, ये तरक्की पजीर ममालिक में आता है। ठीक है, तो तीनों किस्म के ममालिक क्या कर रहे हैं? माहौल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी कबूल किया है तीनों ने। ठीक है, वो इस नज़रिए से इक़दामात भी कर रहे हैं। उन ममालिक ने माहौल की हिफाजत के लिए पॉलिसी का तयन किया है, इसके लिए ज़रूरी क़वानीन भी बनाए हैं। अब आपको तारीख़ के झरोके से कुछ मालूमात यहाँ पे शेयर की हुई हैं। देखिए क्या है वो मालूमात। 1972 में अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम, जैसे आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये क़ायम हुई थी 1945 में, ताकि दुनिया के बहुत से मसाइल को हल किया जा सके। इसकी डिटेल आप
آپ کی گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اقوام متحدہ تنظیم نے کیا کیا 1972 میں اسٹاک ہوم، یہ سویڈن کی راجدھانی ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی. منعقدہ انسانی ماحول کے اجلاس میں پہلی مرتبہ ماحول کے تعلق سے مسائل پر بحث ہوئی اور یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام، اس کا شارٹ فارم ہے دیکھیے، UNEP کا قیام عمل میں آیا ہے. تو اس کے ڈیٹس کے تعلق سے ہو سکتا ہے کچھ خالی جگہوں میں سوال آ جائے، تو اس کو ذہن میں رکھیے. 1972 اقوام متحدہ اور ماحول کے تعلق سے مسائل پر بحث، یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے. اس کو گھما پھرا کر کون سا بھی سوال آپ کو آ سکتا ہے ایگزام میں. بھارت میں چوتھے 5 سالہ منصوبے میں ہر 5 سال کو انڈیا میں، ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، منصوبہ بنایا جاتا ہے 5 سال کے لیے. تو چوتھے 5 سالہ منصوبے میں ماحولی مسائل پر بحث کی گئی. ماحول سے متعلق باقاعدہ کمیٹی کے ذریعے ماحول کا آزاد محکمہ تشکیل دیا گیا. تو یہ چوتھے 5 سالہ منصوبے کا معاملہ ہے. اور 1985 میں کیا ہوا، اس کو بھی یاد رکھیے ڈیٹ کو. 1985 سے ماحولیات اور جنگلات کی وزارت ماحول اور جنگلات کے تعلق سے پروگرام کی منصوبہ بندی، تشہیر اور آگہی کے پروگرام کر رہی ہے. تو یہ تاریخ کے جھروکے سے ہم کو 1972 اقوام متحدہ اور 1985 بھارت، یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنا ہے. پھر آپ کو یہ فلو چارٹ، یہ والا، یہ مکمل کرنا ہے. تو میں اس کی ایک امیج آپ کو شیئر کرتا ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ کھینچ کے لے لیجئے اور اس کے بعد اس کو مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.